गुड आफ्टरनून। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी सीरियस गायनेक इशू जो फर्टिलिटी पे भी बहुत इम्पैक्ट रखती है और इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। अगर आप एक लेडी है तो 5% चांसेस है कि आप एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र करती है, क्योंकि इसका ओवरऑल इंसिडेंस और प्रिवेलेंस तकरीबन 5% है। यानी दुनिया भर में ऑलमोस्ट 5% वुमेन में ये कंडीशन रहता है। तो किसी किसी में ये कंडीशन बहुत सीवियर मैनिफेस्टेशन करता है, किसी किसी में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बट इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम बॉडी के एनाटॉमी को जानते हैं तो बॉडी में होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस के अंदर का लाइनिंग जहाँ पे बेबी एक्चुअली जाके चिपकता है। नाउ नेचर ने बॉडी को ऐसा बनाया है कि एंडोमेट्रियम को केवल यूट्रस के अंदर ही होना चाहिए, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। तकरीबन 5% लेडीज़ में यही टिश्यू जो यूट्रस के लाइनिंग के अंदर होना चाहिए अलग अलग जगह पे पाया जा सकता है। कभी कभी ये अंडेशय या ओवरी के सरफेस पे होता है, कभी कभी ये ट्यूब पे होता है, कभी कभी ये यूट्रस के बाहर होता है, कभी कभी ये यूट्रस के पीछे जो लिगामेंट्स है उसमें होता है, कभी कभी ये स्कार्स और अन्य जगह पे पाया जा सकता है। और ये नॉर्मल से थोड़ा सा डिविएशन है, यानी ये टिश्यू जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे यानी पाया जाता है, और इसी को एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। ना होता ही है कि अगर आप हमारा लेडी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो देखेंगे तो हर महीने 5 to 6 डेज उनको ब्लीडिंग होती है, और बाकी समय हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर उनकी लाइनिंग धीरे 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 बढ़ते जाती है। यानी पहले 20 से 25 दिन लाइनिंग बढ़ती है एंड आखिरी के 5 से 7 दिन में जब पीरियड आता है यही लाइनिंग शेड हो जाती है। और ये रिस्पॉन्स होता है बॉडी के हार्मोन्स पे जो कि ब्रेन या पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। बट इमेजिन कीजिए कि यही अगर एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू यूट्रस के बाहर पाया जाए या ओवरी के सरफेस पे पाया जाए तो यही हार्मोन के रिस्पॉन्स पे वो टिश्यू वहाँ पे ग्रो करेगा। अभी यूट्रस के अंदर जब हार्मोन का विड्रॉल होता है वो तो शेड हो जाता है, पीरियड के ज़रिए निकलता है, बट अगर यही चीज़ बॉडी के अंदर दूसरी जगह हो तो फिर क्या होगा? ये होके शेड होके जाएगा कहाँ? फॉर्चुनेटली नेचर थोड़े अलग तरीके से काम करता है। अगर और कहीं पे भी एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू पाया जाता है तो वो बढ़ता ज़रूर है बट शेड नहीं होता, उसी के अंदर श्रिंक होता रहता है। फिर अगले महीने फिर और बढ़ते जाता है, फिर थोड़ा श्रिंक होता है, फिर बढ़ते जाता है, थोड़ा श्रिंक होता है, बट झड़ता नहीं है। झड़ता तो उसके काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते थे एंड ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खून का गांठ बन जाता है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। यानी आप इमेजिन करिए कि ओवरी में पहले छोटा सा एक एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होता है, हर महीने हार्मोन के रिस्पॉन्स में थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर इतना सा कम होगा, फिर अगले महीने और बढ़ेगा, फिर इतना कम होगा, एंड धीरे 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 ओवर 1, 2 और 3 ईयर्स ये काफ़ी सिग्निफिकेंट साइज़ का हो जाता है और सोनोग्राफी में डिटेक्ट किया जा सकता है। ना इसलिए जब आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं हो सकता है कि अगर आपका स्कैन किया हो एंड डॉक्टर को इंसिडेंटली एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट दिखा हो तो आपको बोलेंगे कि भाई आपका एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है या चॉकलेट सिस्ट है, यानी यही खून का गांठ ओवरी में डिटेक्ट हुआ। ना इसका इम्पैक्ट क्या होता है? पहले लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन पेशेंट्स में पीरियड एक्सेसिवली पेनफुल रहता है और इसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। यानी अगर आप एक लेडी है और आपके पीरियड ज़रूरत से ज़्यादा पेनफुल है या बाकी लोगों से ज़्यादा पेनफुल रहता है तो आपको अपने आप को ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए फॉर एंडोमेट्रियोसिस। सेकंड, ये पेशेंट्स में रिलेशंस रखना या इंटरकोर्स करना एक्सेसिवली पेनफुल रहता है और इसी को हम साइंटिफिकली डिस्पैरायूनिया बोलते हैं। एंड देन थर्ड, ये पेशेंट्स में होता है क्रॉनिक पेल्विक पेन, यानी बिना कोई कारण लोअर एब्डोमेन में सीवियर पेन रह सकता है। रेयरर कॉम्प्लिकेशन या रेयरर सिम्टम्स हो सकते हैं कि यूरिन या स्टूल पास करने में भी ब्लीडिंग हो सकती है या पेन हो सकता है। ना कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई हमें एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं? पहले तो गो सी योर गायनेकोलॉजिस्ट और योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। पहले वो आपका इंटरनल सोनोग्राफी करेंगे, ओवरीज की स्टडी करेंगे। अगर वहाँ पे चॉकलेट सिस्ट दिख गया तो आप डेफिनेटली एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट है। नाउ अर्ली स्टेजेस में सोनोग्राफी में एंडोमेट्रियोसिस नहीं पकड़ा जाता। यहाँ पे कई बार हम ब्लड टेस्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट के द्वारा हम ये कंडीशन को डायग्नोज कर सकते हैं। नाउ अगर ये कंडीशन हमें डायग्नोज हुआ तो इसका मैनेजमेंट क्या रहता है? अगर सिम्टम्स माइल्ड है तो इसको हम कंजर्वेटिवली मेडिसिन से ही मैनेज करते हैं, बट अगर सिम्टम्स एक्सेसिव है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो कई बार हमें लैप्रोस्कोपी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से सिस्ट को निकालने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये सिम्टम्स कम हो जाए। सिस्ट निकालने के बाद कभी कभी रिकरेंस भी हो सकता है, बट ये किसी में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता।
जहाँ तक कि प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी का सवाल है, जो आज के टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड है, एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स में प्रेगनेंसी होना कई बार डिफ़िकल्ट होता है। ना इसका कारण ये है कि इसमें ओवरी के अंदर पूरा इन्फ्लेमेशन रहता है, जो कि ये कंडीशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, और ये डायरेक्टली अंडे की क्वालिटी कमज़ोर कर देता है। सेकेंड, इन पेशेंट्स में कई बार फॉलिकल या अंडे आसानी से नहीं बनते। थर्ड, इन पेशेंट्स में कई बार ट्यूब भी ब्लॉक हो सकता है। एंड फोर्थ, इन पेशेंट्स में जो यूट्रस की लाइनिंग है उसमें भी इन्फ्लेमेशन या सूजन हो सकती है, और इस कारण इम्प्लांटेशन या बेबी को पकड़ने की क्षमता भी कम हो सकती है। सो नॉर्मली अगर पेशेंट्स एंडोमेट्रियोसिस के हमारे पास आते हैं तो पहले हम उनको डायग्नोज करते हैं, फिर इनिशियली सिंपल तरीके से उनका प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड नेचुरल या IUI। बट अगर ट्यूब ब्लॉकेज है तो उनको फिर IVF की ज़रूरत पड़ती है, या फिर IUI और बाकी ट्रीटमेंट फेल हुए तो भी उन्हें IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। जो पेशेंट्स के पास, यानी जो पेशेंट्स एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र कर रहे हैं और उनको IVF की ज़रूरत है, उन्हें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा सिस्ट निकालना ज़रूरी नहीं है। अगर IVF प्रोसीजर में सिस्ट रास्ते में आएगा और अंडे निकालने में इंटरफियर करेगा तो ही हम सर्जिकली सिस्ट निकालते हैं, अदरवाइज बिना सिस्ट निकाले भी डायरेक्टली IVF किया जा सकता है और इसका रिजल्ट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आपको रिलेशन में पेन ज़्यादा होता है या पीरियड्स एक्सेसिवली पेनफुल है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि वो ये कंडीशंस के लिए स्टडी कर सके और टेस्ट कर सके। थैंक यू। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर टाइप करिए, हम रिप्लाई करेंगे। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।